वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के इस विस्तृत विश्लेषण यानी डिटेल्ड एनालिसिस में हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, और आज हम बात कर रहे हैं बिहार NFHS 5 यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अंतिम सत्यापित आंकड़ों के बारे में। बिल्कुल। और मैं स्पष्ट कर दूं कि आगामी BPSC, BSSC, SSC, रेलवे, SI और जो टीचर एग्जाम्स हैं उनकी प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मेरा मतलब है कि ये डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण है। राइट, ये कोई साधारण सामान्य ज्ञान नहीं है। ये बेसिकली वो बुनियादी ढांचा है जिस पर राज्य की नीतियां आधारित हैं। और जहां से आयोग सीधे विश्लेषणात्मक प्रश्न बनाता है। जी। तो आज का हमारा जो मुख्य मिशन है वो इन आंकड़ों को केवल एक सूची की तरह पढ़ना नहीं है। एग्जैक्टली, हमें इन्हें परीक्षा के दृष्टिकोण से डिकोड करना है, क्योंकि अब प्रीलिम्स में सीधे तथ्य नहीं पूछे जाते, बल्कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जी, जहां अवधारणा की स्पष्टता न होने पर गलतियां हो जाती हैं। बिल्कुल। और वहीं मुख्य परीक्षा में, चाहे वो GS पेपर 1 हो या 2 या फिर एसए का पेपर हो, अपने तर्कों को प्रमाणित करने के लिए इन्हीं ऑफिशियल डेटा पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। राइट। तो चलिए राज्य की सबसे बुनियादी इकाई से शुरुआत करते हैं। मेरा मतलब है परिवार और जनसंख्या यानी पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक्स से। जी, शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। NFHS 5 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में औसत परिवार का आकार यानी एवरेज हाउस होल्ड साइज 5.3 है। और इसके बाद जो सबसे अधिक पूछा जाने वाला आंकड़ा है वो है कुल लिंग अनुपात या टोटल सेक्स रेशियो, जो कि 1090 है। बिल्कुल, लेकिन जब हम इसके भीतर जाते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प विभाजन दिखता है। अर्बन सेक्स रेशियो 1083 है, जबकि रूरल सेक्स रेशियो 1092 है। जी, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। वही मैं सोच रही थी, आमतौर पर विद्यार्थी किताबों में पढ़ते हैं कि शिक्षा और शहरीकरण के कारण शहरों में लिंगानुपात बेहतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ रूरल सेक्स रेशियो ज्यादा है। तो अभ्यर्थियों को BPSC के कथन आधारित प्रश्नों में इस रूरल पुल को कैसे समझना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही वैचारिक प्रश्न है। जब भी आयोग प्रश्न सेट करता है तो वो अभ्यर्थियों के इसी जनरल अजम्पशन का परीक्षण करता है। अच्छा। एक अभ्यर्थी स्वाभाविक रूप से सोचेगा कि अर्बनाइजेशन बेहतर लिंग अनुपात की ओर ले जाता है और वो कथन को सही मान लेगा। लेकिन डेटा स्पष्ट रूप से कहता है कि ग्रामीण लिंग अनुपात 1092 है। तो इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण माइग्रेशन यानी प्रवास है। रोजगार की तलाश में पुरुष आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों या अन्य राज्यों की ओर पलायन करता है। हाँ, और महिलाएं गांव में ही रह जाती हैं। बिल्कुल। इस जनसांख्यिक बदलाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अधिक दिखती है। राइट। और क्योंकि बिहार की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है, इसलिए इस ग्रामीण डेटा का वेटेज कुल औसत में सबसे अधिक होता है। तो यही वो रूरल पुल है जो राज्य के टोटल एवरेज को खींचकर 1090 तक ले जाता है। एग्जैक्टली। परीक्षा के लिए इन तीनों स्तरों मतलब टोटल 1090, अर्बन 1083 और रूरल 1092, इन तीनों को अलग अलग याद रखना अनिवार्य है। ये प्रवास वाला तर्क इस विरोधाभास को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। अब जब हम इस संरचना को समझ गए हैं तो ये देखना भी आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है। जी, और विवाह की आयु इसे कैसे प्रभावित कर रही है। बिल्कुल। यानी अब हम फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग और चाइल्ड मैरिज पर आते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 3.0 है, जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक है। राइट। वहीं गर्भ निरोधक प्रसार दर या कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट 55% है, और इसके साथ ही परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकता मतलब अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग 13.6% है। और अंत में बाल विवाह, जहां 20 से 24 वर्ष की 40% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ है। ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। जी, छात्रों को TFR और CPR को एक तराजू के दो पल्लों की तरह देखना चाहिए। एक तरफ 55% लोग गर्भनिरोधक का उपयोग कर रहे हैं, जो जागरूकता है, लेकिन दूसरी तरफ फिर भी हमारा TFR 3.0 है, जो सर्वाधिक है। ये असंतुलन मुख्य परीक्षा के लिए क्या संकेत देता है? ये असंतुलन हमें साफ बताता है कि केवल 55% CPR होना TFR को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
विशेषकर तब जब राज्य में बाल विवाह की दर 40% हो। मतलब ये दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। इस 3.0 के TFR का सीधा संबंध इसी 40% के आंकड़े से जुड़ता है। इसे ऐसे समझें, जब 40% महिलाओं का विवाह कम उम्र में हो जाता है तो उनका रिप्रोडक्टिव स्पैन बहुत लंबा हो जाता है। मतलब गर्भधारण के लिए अधिक वर्ष होते हैं। राइट। और इससे अंततः टोटल फर्टिलिटी रेट में वृद्धि होती है। इसके अलावा जो आपने अनमेट नीड का जिक्र किया, 13.6%, वो परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिडन डेटा पॉइंट है। हिडन डेटा पॉइंट, वो कैसे? 13.6% का अर्थ है कि ये महिलाएं परिवार नियोजन अपनाना तो चाहती हैं, लेकिन उन तक इसकी एक्सेस नहीं है। अच्छा, मतलब सप्लाई की दिक्कत है। जी। ये सीधे तौर पर ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी PHC में सप्लाई चेन की विफलता और काउंसलिंग की कमी को दर्शाता है। मेंस परीक्षा में यह आंकड़ा तर्कों को बहुत मजबूती देगा। बिल्कुल सही। और जब प्रजनन काल लंबा होगा और TFR इतना अधिक होगा तो स्वाभाविक रूप से इसका सीधा दबाव राज्य के स्वास्थ्य ढांचे पर पड़ेगा, विशेषकर माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर। राइट, जो हमें हमारे अगले विषय मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स की ओर ले जाता है। यहाँ के आंकड़े ध्यान देने योग्य हैं। संस्थागत जन्म यानी इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स 76% है। काफी सुधार है इसमें। जी। प्रसव पूर्व देखभाल यानी ANC, जो कि 4 या अधिक विजिट होनी चाहिए, वो 51% है। और प्रसवोत्तर देखभाल PNC 69% है। और मृत्यु दर के आंकड़े? शिशु मृत्यु दर या IMR 47 प्रति 1000 जीवित जन्म है। और 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर यानी अंडर 5 मोर्टालिटी रेट 56 प्रति 1000 है। अपूर्ण टीकाकरण भी 76% है। जी। यहाँ मुझे एक गहरी विसंगति दिख रही है। अगर इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स 76% तक पहुंच गया है तो फिर 4 से अधिक बार ANC प्राप्त करने वाली महिलाएं केवल 51% क्यों हैं? ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। मतलब क्या स्वास्थ्य सुविधाओं तक ये पहुंच केवल डिलीवरी के अंतिम दिन तक ही सीमित है? मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में इस 25% के अंतर का हम क्या उपयोग कर सकते हैं? देखिए, ये जो 25% का अंतर है, ये राज्य के स्वास्थ्य ढांचे में बिहेवियरल चेंज की कमी को उजागर करता है। संस्थागत जन्म इसलिए बड़ा है क्योंकि इसके साथ जननी सुरक्षा योजना जैसे आर्थिक लाभ जुड़े हैं। मतलब मुफ्त एम्बुलेंस और पैसे मिलते हैं, इसलिए अंतिम समय की पहुंच सुनिश्चित हो गई है। एग्जैक्टली। लेकिन ANC एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके लिए गर्भावस्था के दौरान बार-बार अस्पताल जाना पड़ता है। ANC का केवल 51% होना ये बताता है कि नियमित जांच और प्रिवेंटिव केयर का अभी भी भारी अभाव है। और जब 49% महिलाओं को मानक जांच नहीं मिलती तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान समय पर नहीं हो पाती। बिल्कुल। और इसी का सीधा और दुखद परिणाम हम शिशु मृत्यु दर यानी 47 और अंडर 5 मृत्यु दर 56 के रूप में देखते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। जी। अभ्यर्थियों को IMR 47 और अंडर 5 56 के इन सटीक आंकड़ों को प्रारंभिक परीक्षा के लिए अनिवार्य रूप से मेमोराइज कर लेना चाहिए। राइट। और शिशुओं के जीवित रहने की ये दर सीधे तौर पर उनके और उनकी माताओं के पोषण से जुड़ी हुई है। जब माताओं को उचित ANC नहीं मिल रही तो इसका असर कुपोषण के आंकड़ों पर दिखेगा ही। बिल्कुल, न्यूट्रिशनल स्टेटस पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। जब हम कुपोषण या मैल न्यूट्रिशन के आंकड़े देखते हैं तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ठिकनापन यानी स्टंटेड 42.9% है, जिसे लगभग 42% मान सकते हैं। जी। सूखा रोग या वजन कम होना, जिसे वेस्टेड कहते हैं, वो 22.9% है, यानी लगभग 23%। और कम वजन यानी अंडरवेट 41% है। और अनीमिया के आंकड़े भी बहुत क्रिटिकल हैं। बिल्कुल। 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में अनीमिया 63.5% है, जबकि इसी आयु वर्ग के पुरुषों में ये 31.6% है। परीक्षार्थियों को यहाँ स्टंटिंग और वेस्टिंग के बीच अक्सर भ्रम होता है, तो इसे स्पष्ट करना आवश्यक है। जी प्लीज बताएं। स्टंटिंग का अर्थ है उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई, हाइट फॉर एज, जो कि 42% है। ये क्रॉनिक कुपोषण का परिणाम है। और वेस्टिंग का अर्थ है ऊंचाई के हिसाब से कम वजन, जो 23% है।
ये वर्तमान कुपोषण का संकेत है। ये बहुत ही बढ़िया स्पष्टीकरण है, क्योंकि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में इन पारिभाषिक शब्दों और उनके प्रतिशत को आपस में स्वैप करके फंसाने वाले प्रश्न बनाता है। हाँ, तो 42% स्टंटिंग और 23% वेस्टिंग को उनके सटीक अर्थों के साथ याद रखना चाहिए। बिल्कुल। अब यदि हम अनीमिया के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो ये स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा देता है। महिलाओं में अनीमिया 63% है, जो पुरुषों की तुलना में लगभग 2 गुना है। राइट। मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखते समय विद्यार्थियों को केवल इन आंकड़ों को लिखना नहीं है, बल्कि इन्हें एक फ्लो चार्ट के रूप में कुपोषण के दुष्चक्र को समझाने के लिए उपयोग करना चाहिए। दुष्चक्र यानी विशियस साइकिल ऑफ मैलन्यूट्रिशन। जी, इसे इस प्रकार लिखें। बाल विवाह के कारण कम उम्र में गर्भधारण होता है, क्योंकि 63% महिलाएं पहले से ही एनेमिक हैं। उनके शरीर में पोषण की कमी होती है। और जब ऐसी माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा जन्म से ही कमजोर होता है। एग्जैक्टली। यही बच्चा आगे चलकर स्टंटिंग और वेस्टिंग का शिकार होता है। ये एक इंटरजेनरेशनल साइकिल है। और इसी स्ट्रक्चरल समझ से जीएस पेपर 2 में अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। ये फ्लो चार्ट वाला दृष्टिकोण विद्यार्थियों के उत्तरों को वाकई उत्कृष्ट बना देगा। और ये भी समझना होगा कि महिलाओं के स्वास्थ्य का ये स्तर समाज में उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का ही प्रतिबिंब है, जो हमें महिला सशक्तिकरण और सामाजिक स्थिति की ओर ले जाता है। बिल्कुल। विमेन्स एम्पावरमेंट एंड सोशल स्टेटस, यहाँ के आंकड़े एक बहुत ही जटिल कहानी प्रस्तुत करते हैं। 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में साक्षरता लगभग 60% है। हाँ। रूप से रखने वाली महिलाएं 43% हैं। अपना बैंक खाता खुद संचालित करने वाली महिलाएं 78% हैं। जी। लेकिन जो विवाहित महिलाएं जिन्होंने घरेलू हिंसा यानी स्पाउसल वायलेंस का अनुभव किया है, उनका आंकड़ा 31% है। विद्यार्थियों के लिए यहाँ एक स्पष्ट पैराडॉक्स है। बिल्कुल विरोधाभास है। 78% महिलाएं बैंक खाते का संचालन कर रही हैं, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का बड़ा आंकड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ केवल 43% के पास संपत्ति का वास्तविक स्वामित्व है और 31% अभी भी हिंसा का शिकार हैं। तो ये विरोधाभासी तस्वीर हमें नीतियों के प्रभाव के बारे में क्या बताती है? देखिए, सिविल सेवा परीक्षाओं के निबंध पेपर के लिए ये पैराडॉक्स सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आयोग आपको एक उलझाने वाला कथन दे सकता है कि उच्च वित्तीय समावेशन ने महिलाओं की सामाजिक भेद्यता को समाप्त कर दिया है, जो कि पूरी तरह भ्रामक होगा। एग्जैक्टली। विद्यार्थियों को ये समझना चाहिए कि 78% महिलाओं के पास बैंक खाता होना मुख्य रूप से सरकारी योजनाओं के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी का परिणाम है। ये राज्य द्वारा संचालित समावेशन है। मतलब जब बात स्ट्रक्चरल एम्पावरमेंट की आती है, जैसे संपत्ति पर कानूनी अधिकार या शारीरिक सुरक्षा, तो पितृसत्तात्मक ढांचा अभी भी हावी है। सही कहा। बैंक खाता होने का अर्थ ये नहीं है कि उस पैसे पर महिला का पूर्ण नियंत्रण है। इन आंकड़ों को महिला सशक्तिकरण पर लिखते समय सुपरफिशियल वर्सेस रियल एम्पावरमेंट के अंतर के रूप में जरूर स्पष्ट करें। ये एक बहुत ही पैनी अंतर्दृष्टि है कि कैसे वित्तीय समावेशन सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है। खैर, अंत में परिवार का बुनियादी ढांचा और रहने की स्थिति, इन सभी संकेतकों का अंतिम आधार तय करती है। जी। लिविंग कंडीशंस एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे अंतिम डेटा सेट पर नजर डालते हैं। उन्नत पेयजल यानी इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर वाले परिवार 95% हैं। उन्नत स्वच्छता 63% है। खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले परिवार केवल 47% है। और सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस से कवर सदस्य वाले परिवार मात्र 28% हैं। इसे याद रखने का एक बहुत ही स्पष्ट तरीका है। पीने का पानी लगभग हर जगह पहुंच गया है, 95%। लेकिन रसोई के भीतर साफ हवा यानी स्वच्छ ईंधन आधे से भी कम घरों में है, मात्र 47%। एक तरफ राज्य पेयजल सुनिश्चित कर रहा है, लेकिन महिलाएं अभी भी अस्वच्छ ईंधन के कारण श्वसन बीमारियों का खतरा उठा रही हैं। इस तुलना को समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही मैं छात्रों से कहूंगा कि वे हेल्थ इंश्योरेंस की बेहद कम आंकड़े, जो कि केवल 28% हैं, उसे लाल स्याही से हाईलाइट करें, क्योंकि बीमारियों का बोझ बहुत अधिक है। बिल्कुल। हमने देखा कुपोषण है, एनीमिया है, IMR 47 है।
ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य बीमा का केवल 28% होना एक भयंकर इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को दर्शाता है। मतलब 72% आबादी के पास कोई मेडिकल सुरक्षा कवच नहीं है। राइट। उन्हें इलाज के लिए अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है, जिसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं, और इसके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है या संपत्ति बेचनी पड़ती है, जो उन्हें गरीबी रेखा से नीचे धकेलने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। जी। मुख्य परीक्षा में स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों पर निष्कर्ष लिखते समय ये 28% का आंकड़ा आपका सबसे मजबूत तर्क होना चाहिए। बिल्कुल। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमने NFHS 5 के इन महत्वपूर्ण आंकड़ों की न केवल सूची देखी, बल्कि उनके पीछे के कॉज एंड इफेक्ट को डिकोड किया। जी। एक बार फिर ये स्थापित करना आवश्यक है कि ये फाइनल वेरीफाइड स्नैपशॉट आगामी BPSC और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए नॉन निगोशिएबल सामग्री है, चाहे वो हाउसहोल्ड साइज हो, सेक्स रेशियो हो या चाइल्ड मैरिज। ये डेटा टिप्स पर होना चाहिए। मेरी सभी अभ्यर्थियों को यही सलाह है कि वे इन सटीक प्रतिशत और अनुपातों का बार-बार रिवीजन करें, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में आयोग 42 और 43% के बीच मामूली अंतर से विकल्प बनाता है, और मुख्य परीक्षा में यही आधिकारिक आंकड़े आपके उत्तर को एक साधारण उत्तर से एक उत्कृष्ट उत्तर में बदलते हैं। जाने से पहले हम चिंतन के लिए एक विश्लेषणात्मक प्रश्न छोड़ते हैं। विचार करें, जब संस्थागत जन्म 76% है और पूर्ण टीकाकरण भी ठीक 76% है, तो ये दर्शाता है कि शुरुआती संपर्क काफी अच्छा है। लेकिन फिर वही नागरिक जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो दीर्घकालिक सुरक्षा यानी हेल्थ इंश्योरेंस केवल 28% क्यों रह जाता है? शुरुआती स्वास्थ्य कवरेज और दीर्घकालिक सुरक्षा के बीच ये भारी गिरावट और नीतियों के बारे में क्या संकेत देती है? ये वाकई गहराई से सोचने वाला विषय है। जी, इस पर गहराई से चिंतन करें। हमारी ये परीक्षा उन्मुख श्रृंखला अगले सत्र में ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों के साथ जारी रहेगी। बिहार मैटर्स के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद और जय हिंद। जय हिंद।